वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपका 2023 का प्रीलिम्स होने वाला है 14 मई को। उससे संबंधित हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और प्रयास किया जा रहा है कि उन टॉपिक्स को होलिस्टिकली कवर किया जाए और साथ में यूपी पीसीएस और यूपीएससी दोनों के ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर उस टॉपिक से संबंधित कोई है तो उनको भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और ये जो हमारी सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल चल रही है। आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है। पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ जैसे सभी एग्जाम्स के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और आप इनको ज्वाइन करके आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इन क्रैश कोर्सेज को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आपको अधिक से अधिक लाभ हो सके। और साथ में एचसीएस, बीपीएससी और यूकेपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं और आपको इनसे संबंधित अधिक जानकारी गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल अगर आपने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि इसको ज्वाइन करने से आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स ईजिली अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स क्या हैं। देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आप लोगों ने कहा भी था इसको डिस्कस करने के लिए, और ये मुझे इम्पॉर्टेंट लग रही है क्योंकि वैसे तो ये 2020 में आई थी, लेकिन ऐसे जो भी गवर्नमेंट के मेजर स्टेप्स होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि जो गवर्नमेंट लेबर लॉज लेकर आई थी, ठीक है, तो ये लेबर लॉज काफ़ी समय से चर्चा में थे और 2021 या 22 के प्रीलिम्स में उनसे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो जो भी इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, भले ही वो पिछले 1, 2, 3 साल में आए हों, लेकिन हमें उनको अच्छे से पढ़ना होगा। तो अब हम देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके माध्यम से क्या प्रयास किया गया है कि जो भी स्कूली शिक्षा और साथ में उच्च शिक्षा में तकनीकी शिक्षा भी शामिल है, इन सब में सुधार करने का प्रस्ताव किया गया है। और इससे पहले जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति चल रही थी वो 1986 की चल रही थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी जगह लेगी? ये लेगी जगह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि अब तक इंडिपेंडेंस के बाद से अब तक कितनी शिक्षा नीतियाँ आ चुकी हैं? तो 2 पहले आ चुकी हैं, एक 68 में, एक 86 में। तो ये दोनों नंबर्स आपस में इंटरचेंज है, तो आपको याद रखने में थोड़ी आसानी होगी कि ये जो 2020 है, इससे पहले 2 शिक्षा नीतियाँ आई थी, एक आई थी 68 में, एक आई थी 86 में। ठीक है, तो अब इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फीचर्स या विशेषताएं हैं इसकी, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए क्या कहा गया है। पहले में कहा गया है कि यूनिवर्सल एक्सेस दिया जाएगा प्री प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक, यानी कि सबको शिक्षा प्रोवाइड की जाएगी। पूर्व प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच, यानी कि सब लोग इस तक पहुंच सके, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। उसके बाद फिर देखते हैं 3 से 6 वर्ष के जो बीच के बच्चे होते हैं, इनके लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। उसके बाद क्या है? उसके बाद है विद्यालय शिक्षा में नए पाठ्यक्रम की संरचना होगी 5+3+3+4। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, तो ये जो 5 है ये किस लिए हो गया? ये हो गया फाउंडेशनल स्टेज, 3 से 8 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए। फिर ये 3 साल की हो गई प्री प्राइमरी एजुकेशन, 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद ये हो गई 3 प्रेपरेटरी स्टेज, 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। उसके बाद ये हो गई 4 साल की सेकेंडरी स्टेज, 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए। तो ये हमने देख लिया। उसके बाद देखते हैं एक नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी नामक एक ये भी मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद मल्टीलिंगुअलिज्म और इंडियन लैंग्वेजेस को भी
एजुकेशन में बढ़ावा दिया जाएगा। इससे संबंधित कंट्रोवर्सी अगर आपने सुनी हो तो बहुत ज़्यादा जो साउथ के स्टेट्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ कहा था कि हम हिंदी को बढ़ावा नहीं देंगे, केवल हिंदी को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। तभी आगे चलकर सरकार ने कहा था कि कोई भी एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज को सिखाया जा सकता है, पढ़ाया जा सकता है स्कूल में। और सरकार अब आप प्रयास भी कर रही है, अगर आपने देखा हो तो जो इंजीनियरिंग और जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं जिनकी पढ़ाई सिर्फ इंग्लिश में ही होती है, उनको भी रीजनल लैंग्वेजेस में और हिंदी लैंग्वेज में लाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद देखते हैं जो GER है, इसको 100% करना है प्री स्कूल से सेकेंडरी लेवल तक 2030 तक। और जो हायर एजुकेशन में GER है, इसको हमें 26.3% से बढ़ाकर 50% करना है 2035 तक। तो ये 26.3% कब था? 2018 में। और ये GER क्या है, अब ये देख लेते हैं। ये होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। तो कुल मिलाकर ये रेशियो होता है कि कितने लोगों को शिक्षा प्राप्त हो रही है और कितने उस एज ग्रुप के लोग हैं। तो इसका एक तरह से रेशियो होता है। तो कहा गया है कि 2035 तक हायर एजुकेशन में हम 50% कर देंगे और प्री स्कूल और सेकेंडरी लेवल पर 100% GER हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। उसके बाद देखते हैं एक नेशनल असेसमेंट सेंटर जिसका नाम परख है, इसको भी स्टैब्लिश करने की बात की गई है। तो ये पूछा जा सकता है कि परख का संबंध किससे है या परख का फुल फॉर्म क्या है। तो परख का फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास के लिए प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण। उसके बाद इसमें यह भी कहा गया है कि एक जेंडर इंक्लूजन फंड बनाया जाएगा और स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे। जो भी डिसएडवांटेज्ड रीजन्स हैं और जो वल्नरेबल जगहें हैं वहाँ पर स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाए जाएंगे, यानी कि विशेष शिक्षा क्षेत्र। और साथ में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्टैब्लिश किया जाएगा। देखिए, इसमें आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या होगा, इसके क्या फीचर्स होंगे। जैसे जैसे इन सबको सरकार स्थापित करेगी और करंट अफेयर्स में होंगे तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे लिए पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं तो उनको देखते हुए चलिए। उसके बाद नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, इसको भी स्थापित करने की बात की गई है। और इसमें होगा क्या? फ्री एक्सचेंज होगा आइडियाज़ का जो कि टेक्नोलॉजी के यूज से संबंधित है। साथ में यूथ और अडल्ट लिटरेसी को 100% अचीव करने की भी बात कही गई है। और कहा गया है कि सेंटर और स्टेट्स ऐसा प्रयास करेंगी कि जो GDP का रेशियो होता है शिक्षा क्षेत्र पर खर्च का, वो 6% ऑफ GDP तक पहुंच जाए। ठीक है, देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये लिटरेसी, हम लिटरेट किसको बोलते हैं। ठीक है, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिटरेसी रेट क्या होता है कि हम कैसे निकालते हैं? ये होता है 7 या 7 से ज़्यादा उम्र के जो बच्चे जो लोग होते हैं वो लिखना और पढ़ना जानते हैं अगर, तो उसको उन लोगों को हम लिटरेट्स बोलते हैं। ठीक है, और लिटरेसी रेट कैसे निकाला जाता है? जो 7 और 7 से ऊपर उम्र के जो लोग हैं, जो बच्चे हैं जो लिखना पढ़ना जानते हैं, उनका नंबर अपॉन जो टोटल पॉपुलेशन है 7 और 7 वर्ष से ऊपर वालों की इनटू 100। तो ऐसे हमारा लिटरेसी रेट निकल आता है। ठीक है, तो ये पूछा गया है कि लिटरेसी रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं या लिटरेट हम किसको बोलेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इन पॉइंट्स को देखते हुए चल सकते हैं। बाकी मैं प्रयास कर रही हूँ कि कोई भी चीज़ छुपी ना रहे और आप उनको साफ साफ सामने पढ़ते हुए चलें। देखिए, ये हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित जो भी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो कर ली हैं, क्योंकि प्रीलिम्स में मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा आने की संभावना नहीं है। बाकी पूछने को तो कुछ भी पूछा जा सकता है और मेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें एनालिसिस भी करना होगा कि क्या इसके लिए हमारे पास चैलेंजेस हैं और क्या क्या इसके लाभ होंगे। तो खैर वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन नहीं है अभी। फिलहाल हम एक ज्योग्राफी के टॉपिक पर आ गए हैं, लेक्स। देखिए, ये अगर हम ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर्स को पिछले वर्षों के एनालाइज करें तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो उनमें एक टॉपिक लेक का भी हो जाता है। ठीक है, तो इनको आज जो भी इंडियन लेक्स हैं उनको हम थोड़ा डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पहले देख लेते हैं कितने टाइप के होते हैं, बेसिक थोड़ा देख लेते हैं।
नेचुरल लेक जो नेचुरली फॉर्म होगी, आर्टिफिशियल लेक जिनको मानवों के द्वारा, मनुष्यों के द्वारा स्थापित किया जाता है। फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर कौन सा लेक होगा, किसको कहते हैं फ्रेश वाटर लेक? जिसमें सॉल्टी वाटर नहीं पाया जाता है वो फ्रेश वाटर लेक हो जाता है, यानी कि मीठे पानी की झील। और सॉल्ट वाटर लेक जिसमें खारा पानी पाया जाएगा, सॉल्टी वाटर, वो हमारा सॉल्ट वाटर लेक हो जाएगा। उसके बाद गोखुर झील यानी कि ऑक्स, ये क्या होते हैं, तो जब वाटर फ्लो हो रहा होता है रिवर में और उसके बाद उसमें एक मियांडर बनता है, यानी कि आप समझ लीजिए नदी बहते बहते ऐसे चली गई, ठीक है, तो यहाँ पर पानी आ गया और उसके बाद फिर वो ऐसे फ्लो करने लगी। लेकिन थोड़े समय बाद हम क्या देखेंगे, नदी फिर से अपने पाथ में फ्लो करने लगी और यहाँ पर ये क्षेत्र रह गया, ठीक है। तो ये जो लेक, ये जो हिस्सा होगा ये ऑक्सबो लेक कहलाएगा। तो ये होता है हमारा ऑक्सबो लेक। अब हम देख लेते हैं भारत में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। देखिए, पूछने को कोई भी लेक वहाँ पर पूछा जा सकता है, तो मैचिंग में कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि कौन सा लेक कहाँ पर स्थित है। तो जो भी इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं उनको मैंने यहाँ डिस्कस करने का प्रयास किया है। बाकी जो लेक्स हैं उनको थोड़ा रटना होगा जो पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट जो लेक्स हैं वही डिस्कस कर रहे हैं, बाकी जिनको सिर्फ डायरेक्टली रटना है तो यहाँ पर उनको मेंशन नहीं किया गया है। तो पहला हम देख लेते हैं जिनसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, वूलर लेक। वूलर लेक कहाँ पर स्थित है, सबसे पहला पॉइंट ये आता है, ये है जम्मू कश्मीर में। मैचिंग में स्ट्रेट क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, तो जो भी लोकेशन है वो याद रखिएगा। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। उसके बाद इसका जो लेक बेसिन है ये एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के बाद निर्मित हुआ था, तो ये भी पूछा जाता है कि कैसे निर्मित हुआ था। तो याद रखिएगा, टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ये निर्मित हुआ था, यानी कि विवर्तनिकी गतिविधि के कारण। और इसको पानी कहाँ से मिलता है, झेलम नदी से इसको पानी प्राप्त होता है। और साथ में एक तुलबुल परियोजना है जो कि वूलर लेक के मुहाने पर ही निर्मित की जा रही है। तो यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स निकल कर आते हैं, सबसे पहला पॉइंट जम्मू कश्मीर में स्थित है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया का, और टेक्टोनिक एक्टिविटी से निर्मित हुआ है, और झेलम रिवर के द्वारा इसको पानी प्रदान किया जाता है, और तुलबुल परियोजना इसके मुहाने पर स्थित है। जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं सबसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। उसके बाद आता है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ये लार्जेस्ट लेगून लेक है। तो लेगून लेक क्या होता है, ये तो बेसिकली होता क्या है कि जो लार्जर वाटर बॉडीज होती हैं उनसे एक नेचुरल बैरियर से सेपरेट होकर ये लेक्स छोटे छोटे स्थापित होते हैं। नॉट छोटे छोटे, लेकिन जो लार्जर वाटर बॉडी है उससे छोटा, एक केवल नेचुरल जो बैरियर है उससे ये सेपरेट होता है इस वाटर बॉडी से। तो वैसा ही एक एग्जाम्पल है चिल्का लेक, इसीलिए ये लेगून लेक कहलाता है। और ये कौन सी लार्जर वाटर बॉडी से सेपरेट हो रहा होगा, ज़रा सोचकर बताइए। ये सेपरेट होता है बे ऑफ बंगाल से, ठीक है। तो ये लार्जेस्ट लेगून लेक है भारत का। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ये एशिया का भी लार्जेस्ट लेगून लेक है और दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट लेगून लेक है, ठीक है। तो ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखिएगा। और साथ में ये पहला इंडियन वेटलैंड था रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत, और रामसर कन्वेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आप सबने वो वीडियो देखा होगा। और 1981 में इसको पहला वेटलैंड रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत घोषित किया गया था। साथ में यहाँ पर इरावदी डॉल्फिन्स जो है वो भी पाई जाती हैं। यहाँ पर एक नालाबाना बर्ड सेंचुरी है जो कि नालाबाना आइलैंड में लोकेटेड है, और नालाबाना आइलैंड चिल्का लेक पर ही है। तो ये पॉइंट्स हो गए, ये थोड़े थोड़े पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और इनसे प्रश्न बनते हैं, तो इनको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं वेम्बनाड लेक। ये वेम्बनाड लेक कहाँ पर है, ये है हमारा केरला में, और ये भारत का लॉन्गेस्ट लेक है, ठीक है, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील है। और यहाँ पर कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। इसके लेक के ईस्ट कोस्ट पर, यानी कि पूर्वी तट पर कुमाराकोम बर्ड सेंचुरी लोकेटेड है। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि ये बर्ड सेंचुरी कौन से लेक में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। साथ में विलिंगडन आइलैंड जो है ये एक इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड है, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड है, और इसको भी वेम्बनाड लेक से ही बनाया गया था, काट कर इसी में बनाया गया था विलिंगडन आइलैंड को, जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। तो आपसे पूछ लिया जाए विलिंगडन आइलैंड कौन सी स्टेट में है, तो केरला में है, ठीक है। ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल आइलैंड है।
तो हर झील से संबंधित हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख रहे हैं, ध्यान रखते हुए चलिएगा ताकि आपको ये सब याद रहे। फिर देखते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। और देखिए यहाँ पर रिहंद डैम स्थित है, इसलिए इसको रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है पीपरी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश में। तो कोई भी चीज़ अगर उत्तर प्रदेश की है तो उसका रिलेवेंस हमारे लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, तो याद रखिएगा ये। उसके बाद चोलामू लेक, ये जो चोलामू झील है ये सिक्किम में लोकेटेड है और ये भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। फिर हम देखते हैं पुलिकट लेक, ये सेकेंड लार्जेस्ट लेगून लेक है भारत का। ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर। दो कौन सी स्टेट्स हैं? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इनके बॉर्डर पर ये लोकेटेड है। और ये जो पुलिकट लेक है इसी के पास हम देखते हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर भी बना हुआ है। ये बैरियर आइलैंड जो है पुलिकट लेक और बे ऑफ बंगाल के बीच में, वो क्या है? श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा में ही क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद एक कालीबेली लेक है। कालीबेली लेक कहाँ पर लोकेटेड है? तमिलनाडु में, और इससे संबंधित और ज़्यादा पॉइंट्स नहीं देखने की ज़रूरत है। फिर अगला है पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक बहुत समय से न्यूज़ में रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है? लद्दाख में है। और ये लैंड लॉक्ड सेलाइन लेक है, ठीक है। ये एक लैंड लॉक्ड है और साथ में सेलाइन लेक है, मतलब लैंड लॉक्ड तो ऑब्वियसली होगा, लेकिन लैंड लॉक्ड सेलाइन लेक है। अदरवाइज लैंड लॉक्ड सेलाइन लेक्स कम देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली। उसके बाद सांबर लेक अगर हम देखें तो ये लोकेटेड है राजस्थान में। ये लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक है इंडिया का। और उसके बाद लोनार लेक जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये बना था एस्टेरॉयडल कोलिजन के परिणाम स्वरूप। तो एस्टेरॉयड जब पृथ्वी पर गिरा था तो वहाँ पर एक मान लीजिए गड्ढा हो गया था, तो उसी गड्ढे में ये लेक निर्मित हुआ और इसको लोनार लेक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कोलेरू लेक। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है आंध्र प्रदेश का। ये लोकेटेड है कृष्णा और गोदावरी डेल्टास के बीच में। साथ में अटापाका बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर लोकेटेड है। कौन सी बर्ड सेंचुरी? अटापाका बर्ड सेंचुरी। देखिए ये सारी चीज़ें थोड़ी रटने वाली हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और साथ में ही लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद आता है नागा अर्जुन सागर, ये आंध्र प्रदेश में है। फिर हाफलॉन्ग लेक असम में है। दीपोर बील भी असम में है। साला लेक अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। डल लेक आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में है। और आखिर कौन सी है? कांवर झील, यानी कि कांवर लेक, ये बिहार में स्थित है। उसके बाद क्वेश्चंस देख लेते हैं अब हम। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतनी ही झीलों में से पूछा जा सकता है। अगर लोकेशन पूछी जाएगी लेक्स की तो वो रैंडमली कहीं की भी झील उठाकर आपसे पूछ सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब हम इम्पॉर्टेंट पढ़ लेते हैं तो उसमें से फंसने के, एग्जाम पेपर में आंसर फंसने के चांसेस ज़्यादा हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए आप चाहें तो आप और सारे लेक्स को भी लर्न कर सकते हैं जितना आप याद कर सकें। क्वेश्चन है हमारा, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। देखिए ये आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि कहीं पर आपको इसका आंसर चिल्का मिलेगा और कहीं पर सांभर। अक्सर हर जगह आपको चिल्का लिखा हुआ ही मिलेगा, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न को पूछा है और इसका आंसर कंसिडर किया है सांभर, ठीक है, जो कि राजस्थान में स्थित लेक है। तो हमें क्या मानना है? ऑप्शन बी, सांभर ही लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक है भारत का। उत्तर हमारा बी हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं लार्जेस्ट लगून लेक, जो कि ईस्ट कोस्ट में सिचुएटेड है इंडिया के। तो अब बताइए क्या आंसर होगा? लार्जेस्ट लगून लेक, पुलिकट, चिल्का, कोलेरू, कालीवेली। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी, चिल्का लेक हो जाएगा। अगला देखते हैं। देखिए अब हम आ गए हैं अपने करंट अफेयर के टॉपिक की तरफ। देखिए इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे 780 पेजेस का क्रैश कोर्स जो चलाया जा रहा है प्रीलिम्स 2023 के लिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो 14 मई को एग्ज़ाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है।
इसको ज्वाइन कर कर आपको 780 पेजेस का मटेरियल मिलेगा और आप इसको पढ़कर डेफिनेटली अपने जो चांसेस हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के उसको एनहांस कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिए। अब हम देखते हैं अपना करंट अफेयर का टॉपिक फिर से, और ये है सीप्री रिपोर्ट। तो ये जो सीप्री रिपोर्ट है इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट रिपोर्ट। ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है। कौन सा, कहाँ का है, कौन सी कंट्री का? स्वीडिश। ये जो रिपोर्ट है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये इस रिपोर्ट में क्या बताया जाता है, इसमें आर्म्स इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ग्लोबल लेवल पर क्या रहा उसके विषय में बताया जाता है। तो इस रिपोर्ट से क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है, इसलिए हम इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसके पॉइंट्स देखेंगे। भारत जो है ये दुनिया का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर रहा है 5 साल के पीरियड के लिए 2018 से 22 में। देखिए ऐसे पॉइंट्स अगर आपसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में आ जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि रिसेंटली हम जब न्यूज़ देख रहे हैं तो वहाँ पर हम देख रहे हैं कि भारत में वेपन्स का निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया जा रहा है कि भारत में ही इनका निर्माण हो। और उसके बाद अगर आप देखेंगे कि भारत टॉप पर इंपोर्ट कर रहा है वेपन्स को तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन तब भी याद रखिएगा ये अभी भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर है, यानी कि हथियारों का सबसे बड़ा 5 साल के पीरियड के लिए भारत इंपोर्टर रहा है। लेकिन अगर हम ऐसे देखें कि 2013 से 17 के बीच से कंपेयर करें 2018 से 22 का पीरियड, तो हम देखेंगे कि जो आर्म्स इंपोर्ट है उसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली। कितनी की गिरावट है ये गिरावट है 11% की। तो वैसे तो सबसे बड़ा रहा है, लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है आर्म्स का, लेकिन कंपैरेटिवली जो देखा जाएगा तो इस समय अवधि से इस समय अवधि में थोड़ी सी गिरावट आई है आर्म्स के परचेज में। उसके बाद हम देखते हैं अगला पॉइंट। रिपोर्ट के अनुसार रशिया जो है ये लार्जेस्ट सप्लायर रहा है आर्म्स का भारत को। सबसे ज़्यादा कौन सप्लाई करता है आर्म्स भारत को? रशिया। 2013 से 22 के बीच में सबसे बड़ा यही सप्लायर रहा है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ा रहा है, लेकिन तब भी इसका जो शेयर है इसमें भी गिरावट आई है। पहले ये लगभग 64% हथियार भारत को बेचता था, वो गिरकर कितने हो गए? 45%। हालांकि फिर भी ये टॉप ही पर पोजीशन पर बना रहा। उसके बाद देखते हैं फ्रांस जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर हो गया है इंडिया का। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? रशिया। और उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? फिर फ्रांस। आगे कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर हम देखें इंडिया जो है ये है बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्ट मार्केट के रूप में कौन से 3 देशों के लिए काम करता है? तो रशिया पहले हो गया, फिर फ्रांस और फिर इजराइल। इन 3 देशों की इंडिया सबसे बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट के रूप में काम करता है, और साउथ कोरिया के लिए इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है। उसके बाद अगर हम देखें तो 29 देशों ने यूक्रेन को 2022 में आर्म्स सप्लाई किए, और यूएस जो है वो सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर निकल कर आता है यूक्रेन के लिए। उसके बाद ग्लोबल वॉल्यूम अगर हम देखें इंटरनेशनल आर्म्स की तो ये कंपैरेटिवली इसमें भी गिरावट आई है 5.1% की। लेकिन अगर हम कंपेयर करें देखें तो यूक्रेन एक मेजर इंपोर्टर रहा आर्म्स का 2022 में। तो थोड़े से पॉइंट्स आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप दोबारा इसको एक बार सुनिएगा तो ऐसा भी कुछ डिफिकल्ट इसमें नहीं है और आप इसको याद रख सकेंगे। रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हुआ है 2022 में, तो 2022 में कौन सबसे ज़्यादा आर्म्स को इंपोर्ट करेगा? यूक्रेन ही करेगा, क्योंकि यूक्रेन के पास इनिशियली इतने आर्म्स नहीं थे, तो सबसे बड़ा इंपोर्टर यही रहा है। उसके बाद दुनिया की 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर्स में कौन से कंट्रीज शामिल हैं 2018 से 22 के पीरियड के बीच में? पहला हो जाएगा इंडिया, फिर सऊदी अरेबिया, फिर कतर, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिर चाइना। ठीक है, तो इंडिया का पहला स्थान है, दूसरा स्थान है सऊदी अरेबिया का, और फिर तीसरे चौथे पांचवे देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड तो सबसे इंपॉर्टेंट है। देन आखिरी पॉइंट देख लेते हैं हम आज का। आखिरी पॉइंट क्या है? 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स कौन से रहे हैं? तो सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर रहा है वो रहा है यूएस, उसके बाद रशिया, फिर फ्रांस, फिर चाइना, फिर जर्मनी। ठीक है,
तो सीक्वेंस आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और टॉप 2 ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ है आज का सेशन। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर मैं प्रयास करूँगी उसको सॉल्व करने का। साथ ही अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।